हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है भोपाल एकेडमी में, जो वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है जो बालाघाट में है। अगर आपको हमारे एकेडमी में एडमिशन वगैरह से कोई भी जानकारी चाहिए हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी केमिस्ट्री के अगले लेक्चर की। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है लाइट। जी हाँ, लाइट। और इसमें 2-3 फंडामेंटल लॉस पढ़ेंगे हम और कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे जो लाइट के बारे में बताए जाते हैं। पहली बात तो लाइट के बारे में छोटी सी बात कि इसको पहले वेव माना जाता था। पहले ये माना जाता था कि लाइट एक वेव होगी। उसका कारण भी था क्योंकि लाइट के अलग अलग नेचर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे कि ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। ये इसके वेव नेचर को बताता था, इसीलिए इसको 1900 के पहले जो है सब लोग क्या मानते थे कि लाइट सिर्फ वेव की तरह व्यवहार करती है, वेव नेचर होता है, और यही बहुत सालों तक चलता रहा। लेकिन इसी बीच अचानक एक साइंटिस्ट आए, जेम्स, इनको जेम्स मैक्सवेल भी इनको कहा जाता है, मैक्सवेल, ठीक है ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज करने से क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एक ऐसी स्पीड है जो कांस्टेंट होती है, और वो स्पीड किसकी थी? लाइट की थी। इसके साथ ही एक और फंडा क्लियर हो गया कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, और इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है दोस्तों 3 × 10⁸ होती है, ठीक ना। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप किसी भी फ्रेम में जाएं या आप कहीं भी जाएं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अब इसके आगे बात करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें नई नई रिसर्चें होती रहीं लाइट के बारे में, और एक बड़ी ही खतरनाक रिसर्च सामने आई। डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। डी रिफ्लेक्शन भी इसी को बोलते हैं, इसके कई और नाम है ना। ये सबसे यूनिक नाम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं हिंदी में विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। ये क्या होता है इसके बारे में हल्का सा बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक दीवार है या कुछ भी कांच की कुछ भी है, इस पर अगर लाइट पड़ती है तो ये कोने में पड़ के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक ना। इसी को विवर्तन या डिफ्रैक्शन बोलते हैं। असल में अगर लाइट एक वेव होती, क्या होती? लाइट एक वेव होती तो इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था, इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। पर चूंकि लाइट वेव के अलावा भी कुछ और हो सकती है, ऐसा माना गया उस समय के साइंटिस्टों द्वारा, इसीलिए इस प्रकार ये अलग रिफ्लेक्शन दर्शाया। अब क्या हुआ, जब ये साइंटिस्टों के मन में ये बात आ गई कि भाई लाइट एक्चुअल में क्या है, ये वेव है कि कुछ और है, तब साइंटिस्टों ने समय समय पर रिसर्च की, और उस समय के फेमस साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, जिनको मैक्स प्लांक के नाम से जाना जाता है। इनका प्लांक कांस्टेंट भी है जिसको ऐसे से दर्शाया जाता है। इन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया इसमें, और इन्होंने एक नई खोज कर दी जिसको बोलते हैं फोटॉन। इन्होंने असल में नाम नहीं दिया, फोटॉन बाद में नाम पड़ा, आइंस्टाइन ने फोटॉन बोला। पर इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो वेव में तो चलती है, उसके साथ साथ क्या होती है, पैकेट के रूप में चलती है। किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में चलती है। और इस पैकेट में होती है एनर्जी, इस पैकेट में होती है एनर्जी, और इसी एनर्जी की पैकेट को फोटॉन कहते हैं। इन्होंने क्वांटा कहा था, बाद में आइंस्टीन आए और उन्होंने इसे फोटॉन बताया, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि लाइट असल में वेव नेचर तो शो कर ही रही है, उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है।
और पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल था विवर्तन, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इन्होंने फोटोन के बारे में बताया तो, पर इन्होंने एग्जैक्ट फोटोन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और असल में फोटोन होते क्या, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। ठीक इसके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। इनका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। और जिस समय एल्बर्ट आइंस्टीन आए उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेमस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। ये एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने था, याद रखना, पर इसको प्रूफ किया था सही ढंग से। अगर इसने किसी ने इसको प्रूफ किया था वो थे एल्बर्ट, या आप इन्हीं को आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए एक डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलिए मैं आपको बताता हूं उसके बारे में हल्का सा बेसिक। ये एक प्लेट थी, एक इसमें रॉड है, और इस तरह से बैटरी जुड़ी हुई है। अब होता क्या है कि हर्ट्ज ने बताया कि जब इस रॉड पे लाइट पड़ती है क्या पड़ती लाइट, तो होता क्या है कि जैसे इसके सरफेस पे लाइट यानी क्या पड़ता है फोटोन। इन्होंने क्या बोला, क्या पड़ता है फोटोन। जैसे इस प्लेट में लाइट पड़ती है, सोडियम की प्लेट ले लो या पोटेशियम की प्लेट ले लो, किसी की भी प्लेट हो सकती है, जैसे इसमें लाइट पड़ती है ये तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्किट में फ्लो होता है, और इसकी वजह से इसमें आई करंट भी फ्लो होता है। अब इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटो यानी प्रकाश, लाइट पड़ने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है, पर क्यों निकल रहा है, अगर इसको जानना है तो हल्की सी चीज समझनी पड़ेगी। ये फोटॉन से एनर्जी के पैकेट, ये जैसे इसमें पड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ लगा हुआ है उसको चाहिए एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट को छोड़ने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये एनर्जी इसको प्रोवाइड कराता है फोटोन, ठीक है ना। तो जैसे इसमें ये पड़ता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, पर यही नहीं बल्कि इसको एक और एनर्जी की जरूरत भी पड़ने वाली है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसको आगे चलना भी है, भाई फ्लो करना है कि नहीं पूरे सर्किट में, तो इसको फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है कि काइनेटिक एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो ये जो एनर्जी आती है फोटोन से दो पार्ट में बढ़ जाती है, फोटोन एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। और ये निकलता। अब दिक्कत ये है कि कोई भी, जैसे ये एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को रिप्लेस करता है एक पार्टिकल जिसका नाम है फोटोन। अगर फोटोन पार्टिकल है तो चूंकि पूरी की पूरी लाइट जो है वो फोटोन से ही मिलकर बनी होती है, फोटोन जो है एनर्जी के पैकेट्स हैं। अगर ये पार्टिकल है तो सीधी सिंपल बात है कि लाइट भी क्या होगी, पार्टिकल होगी। क्या होगी? पार्टिकल होगी। अब सब के सब वहीं पे कंफ्यूज हो गए कि भाई ऐसा क्या होता है यहाँ कि भाई पार्टिकल होगा कि वेव होगा, लाइट में बड़ा कंफ्यूजन। उसी समय आइंस्टीन आए और उन्होंने अपना थ्योरी दिया। उन्होंने बोला उन्होंने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया, ये है वो एनर्जी जो एक फोटोन में पाई जाती है। यह है फोटोन एनर्जी।
ये आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को प्रूफ किया, और मैं आपको बता दूं कि इसी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन को बाद में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। 1925 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, और वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अभी तक सब बोल रहे थे कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लाइट जो है वो सिर्फ वेव नेचर शो करती है, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक मजबूत एविडेंस था ये बताने के लिए कि भाई लाइट वेव तो है, तुम बोल रहे हो ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी बताती है कि भाई पार्टिकल भी है, ये चीज ये बता रही है लाइट। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक और साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रॉगली। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डी ब्रॉगली, ठीक है ना। इन्होंने थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बताया। सब बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि लाइट जो है वेव होती है, कुछ लोग ये अपना इक्वेशन दे रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। क्या बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि लाइट जो है वो वेव है, और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि लाइट जो है पार्टिकल है। इन्होंने थोड़ा सा अलग बोला, इन्होंने बोला भाई कि ना तो लाइट वेव है ना तो लाइट पार्टिकल है, लाइट का होता है डुअल नेचर। क्या होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, यानी लाइट वेव भी है और वक्त आने पे यानी टाइम आने पे क्या है, पार्टिकल भी है, ठीक है ना। लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। इन्होंने डुअल नेचर कहा। अब इन्होंने एक और बात कही जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अपने आप में। इन्होंने कहा कि हर पार्टिकल के साथ, किसके साथ, हर पार्टिकल के साथ, क्या कहा, हर पार्टिकल के साथ एक वेव होती है। क्या होती है, हर पार्टिकल के साथ एक वेव होती है। कहा तो कहा, इक्वेशन भी प्रूफ किया, एक इक्वेशन भी प्रूफ किया। कैसे, ये देखिए, h म्यू था, यहां पे E एनर्जी, h प्लांक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा इसके पहले जो आइंस्टीन ने प्रूफ किया था प्लांक का। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी बराबर c अपॉन लेम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर c अपॉन लेम्डा होता है, जहां c लाइट की स्पीड है, ठीक है, और लेम्डा जो है वेवलेंथ है। लेम्डा क्या है, वेवलेंथ है, इन्होंने बताया। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने ये इक्वेशन दी तो ये चीज तो प्रूफ हो गई कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखता है। लेकिन अब बात यहां अड़ी कि क्या हर पार्टिकल के साथ एक वेव होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दैनिक जीवन में, यानी कह सकते हो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आपके पास एक गाड़ी है, आप मान लीजिए साइकिल है, तो वो साइकिल भी एक पार्टिकल हुआ, बड़ा पार्टिकल है पर पार्टिकल है। अगर वो साइकिल पार्टिकल है तो उसमें भी एक वेव होनी चाहिए थी, पर हमको वेव दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? अगर डी ब्रॉगली जी सही हैं तो हमको वेव क्यों नहीं दिखाई देती? तो उसके लिए भी डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी है, ये साबित करने के लिए भी। इन्होंने बताया h/mv, ये इनकी इक्वेशन है। इससे ये साबित होता है कि जो वेवलेंथ है वो 1/m
यानी मास के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। अब ये जो जितनी चर्चा चल रही है ना भाई, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 ही पार्टिकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, -31 kg। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना कम होता है, कितना कम। और जो हम रोज यूज करते हैं साइकिल, गाड़ी, कुछ भी, मान लेते हैं साइकिल की बात करते हैं, गाड़ी की बात कर लेते हैं, 100 kg, फिर भी वैसे ज़्यादा ही रहता है 100 kg। कितना अंतर है। इसीलिए क्या होता है कि दैनिक जीवन में हम जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका मास इतना ज़्यादा होता है कि उनसे लगी हुई जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो वेव हमको दिखाई नहीं देती है। पर इन्होंने बोला कि ऐसी वेव होती है, भले आपको दिखाई दे या ना दे। जब छोटे पार्टिकल्स में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस वेव की वैल्यू कितनी है। बड़े पार्टिकल में भी आप पता लगा सकते हैं। अब चूंकि डी ब्रॉगली ने इस वेव के बारे में बताया, इसलिए आगे चल के साइंटिस्टों ने इस वेव का नाम डी ब्रॉगली वेव के नाम से रख दिया। इसका नाम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या रख दिया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये थी डी ब्रॉगली की इक्वेशन। डी ब्रॉगली जी ने हमको ये बताया है। अब डी ब्रॉगली ने इसके साथ साथ एक और चीज बोला। डी ब्रॉगली ने ये बोला कि ये जो वेव है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो डी ब्रॉगली वेव है, ये हमेशा पार्टिकल के साथ लगी हुई होगी। कभी भी ऐसा कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं आएगा जब ये पार्टिकल के साथ ना हो। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि पार्टिकल कहाँ पे लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है और कहाँ पे वेव। उससे पहले इस इक्वेशंस के एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा जिससे इस इक्वेशन की 1-2 चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बोला एक 100 kg की कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी वेवलेंथ निकालिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इस समय हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है अपन को ये देखना है। हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है 100 kg। हमारे पास v की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। हमको लैम्डा निकालना है। इसके लिए हमको डी ब्रॉगली ने खुद एक फॉर्मूला दिया है। लैम्डा बराबर h/mv। h की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 होती है। ठीक है ना? ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 होती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा बराबर h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 6.67 इंटू 10⁻34। m की वैल्यू 100 और v की वैल्यू 10। इस तरह जब आप देखते हैं तो क्या पाते हैं? 6.67 इंटू 10⁻34 अपॉन 10 पे 3 की पावर, 10 पे 3 की पावर। इसको जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये 10 + 3 से -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे सामने जो आंसर आ रहा है वो है 6.67 इंटू 10⁻35। ये ठीक है ना? ये है हमारा आंसर। वेवलेंथ है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉन में, वगैरह वगैरह में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी डी ब्रॉगली की कहानी कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला और हम डी ब्रॉगली से क्या समझते हैं, और डी ब्रॉगली का कितना बड़ा योगदान है क्वांटम फिजिक्स में, क्योंकि यहीं से क्वांटम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? अब बात करते हैं
ये तो थी लाइट के बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं ऑफ-बाउस लॉ के बारे में, ऑफ-बाउ के नियम के बारे में। ऑफ-बाउ का नियम या ऑफ-बाउस लॉ, ये लॉ कुछ नहीं बोलता है, जो हमने सबसे पहले बार ट्रिक पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये बोलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन उनमें जाना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाना चाहिए जिस कक्षक की ऊर्जा का मान कम होता है, जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है। कम, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाना चाहिए जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है। हमने जब ट्रिक थी, जब हमने ट्रिक पढ़ा था, तो ट्रिक में हमने देखा था कि हमने तो ट्रिक के हिसाब से भरा, पर अगर ओरिजिनलिटी से भरा जाए तो किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे, ऑफ-बाउ के रूल से भरा जाता है। और इनका जो रूल है वो है N+L रूल, इसको N+L रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N+L रूल, ठीक है ना। एक आध दो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो N+L रूल को फॉलो करते हुए, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अपन को ये क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कंफ्यूज हो गए कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में डालें, 2s में डालें कि 2p में डालें। अगर आप किसी दिन कंफ्यूज हुए कि इसमें डालें किस में डालें, तो इसमें, तब आपको ऑफ-बाउ जी मदद करेंगे, ठीक है ना। ऑफ-बाउ जी जो है तब आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? देखिए, n पता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि n हमेशा इसमें दिया होता है, ये देखो। और L आपको याद रखना पड़ेगा, S का और P का और D का और F का, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ N की, N+L रूल लगता है, ठीक है, N+L रूल लगता है। अब देखो N+L रूल, इसमें N की वैल्यू 1 है, प्लस L की वैल्यू 0 है, तो कितना आया वैल्यू 1। इसमें N की वैल्यू 2 है, प्लस S की वैल्यू 0 है, कितना आया 2। इसमें N की वैल्यू 2 है, प्लस S की वैल्यू L की वैल्यू 1 है, तो कितना आया 3। अब आप देख लीजिए खुद, इसमें एनर्जी कितनी है 1, इसमें एनर्जी कितनी है 2, और इसमें एनर्जी कितनी है 3। समझ रहे हो? इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, उसके बाद 2s की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी? 2p की। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में भरेंगे? 1s में, उसके बाद 2s में, और उसके बाद 2p में, ठीक है। ये था ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल, या ऑफ-बाउस लॉ बोलते हैं इसको, ऑफ-बाउ का नियम, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा जिसकी हम चर्चा करते हैं, और जिसकी डिटेल स्टडी के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर देना पड़ेगा। डिटेल बताने के लिए आपको पूरा एक लेक्चर देना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या है, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों होता है, सोडियम स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ते अपन, ठीक है ना। इसको मिटाता हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहले तो वर्ड समझिए स्पेक्ट्रम। असल में क्या होता है कि हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। तो क्या, जैसे कि रेड है और ब्लैक है, ठीक है।
रेड की वेवलेंथ λ1 और जबकि ब्लैक की वेवलेंथ जो है वो λ2 है। ठीक है ना, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है अलग अलग कलर की। तो याद रखना अलग अलग जो कलर का वेवलेंथ होती है और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है यही कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं उसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ पहले थोड़ा सा। ठीक, ये है हाइड्रोजन, आप देखिए। ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जब आप नील बोर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना होता है यानी ऊपर की तरफ जाना होता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये ई एनर्जी हो गई, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। आप साइकिल चलाएं कभी, जब आपने कभी साइकिल चलाया होगा या गाड़ी चलाए होंगे, कभी भी आपने देखना कि जब एक ऊंचाई वाला पार्ट आता है, ठीक ना, ऊंचाई वाला पार्ट, तो वहां हमें पैडल ज़्यादा ताकत से मारनी पड़ती है, गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी उसमें चढ़ती है। वैसे ही यहाँ है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि बाहर से एनर्जी ले लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन एकदम एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाता है, एकदम टॉप गियर यानी एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाता है। जैसा कि हम साइकिल चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जब ऊंचाई आती है, तो जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं और उसके बाद एकदम आगे ढलान आती है एकदम से, तो आप देखना वहाँ एकदम आप आराम से बिना पेडल मारे भी, एक्सीलेटर गाड़ी का छोड़ के भी आराम से गाड़ी चलती है आराम से। वैसे ही यहाँ होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना होता है ऑर्बिट में तो इसको जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ये बाहर से एनर्जी लेता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को नीचे आना होता है तो अब एनर्जी की इसको जरूरत तो है नहीं, और एक्स्ट्रा में इसके पास क्या है? एनर्जी है। तो ये करता है एनर्जी रिलीज करते जाता है। क्या करते जाता है? धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करता चलता है। जैसे यहाँ पहुंचा तो एनर्जी रिलीज किया, यहाँ पहुंचा तो एनर्जी रिलीज किया, यहाँ पहुंचा तो एनर्जी रिलीज किया, यहाँ पहुंचा तो एनर्जी रिलीज किया। ये तब तक एनर्जी रिलीज करता है जब तक ली हुई एनर्जी और निकाली हुई एनर्जी का वैल्यू सेम ना हो जाए। E1 माइनस E2 बराबर 0। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। ये तब तक एनर्जी रिलीज करता है जब तक E1 की वैल्यू E2 के इक्वल में ना आ जाए। याद रखना कि ये जब तक एनर्जी रिलीज करता है जब तक E1 की वैल्यू E2 के बराबर ना आ जाए। अब ये जब एनर्जी लेता है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेता है। क्यों भाई? काइनेटिक एनर्जी होती किस लिए? गतिज ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, गति करने के लिए। वैसे इसको चढ़ने के लिए क्या लगती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेता है। पर जब बारी आती है निकालने की एनर्जी तो ये ना रेडिएशन के रूप में निकालता है या वेवलेंथ के रूप में निकालता है। किसके रूप में निकालता है? वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ। ये λ1, λ2, λ3। जब ये अलग अलग वेवलेंथ में निकालता है तो क्या होता है कि जैसे λ1 वेवलेंथ रेड कलर दर्शाती है, ऐसा मान लेते हैं अपन। λ2 वेवलेंथ वाइट, λ3 वेवलेंथ ब्लैक। ऐसा जो अलग अलग वेवलेंथ है वो अलग अलग जगह पे आके अलग अलग इलेक्ट्रॉन जहां जहां पहुंचता है वैसी वैसी वेवलेंथ निकालते जाता है। अब देखिए, समझिए स्पेक्ट्रम के बारे में। ये अलग अलग कलर निकालता है, इन सब की वेवलेंथ भी अलग अलग है। ये अलग अलग निकाल रहा है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये निकाल कौन रहा है? हम किसके इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन के। किसके इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं भाई? हाइड्रोजन के बारे में। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जबकि सोडियम पे भी इसकी रिसर्च चल रही है, पर अभी तक हम सोडियम इतना कॉम्प्लेक्स है उसका स्पेक्ट्रम कि अभी तक हम उसे एनालिसिस नहीं कर पाए। हमने अभी तक सिर्फ किसको एनालिसिस किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसलिए हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं और यही सिर्फ हमारे सिलेबस में। अब ये जो अलग अलग वेवलेंथ निकलती है ना, ये सबके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ के लिए अलग अलग चीज़ें बताई हैं।
सब साइंटिस्ट टाइम टू टाइम आए हैं और सब साइंटिस्ट ने, किसी ने लैम्डा 1 के बारे में बताया है, किसी ने लैम्डा 2 के बारे में बताया है, किसी ने लैम्डा 3 के बारे में बताया है ना। ऐसा अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है। इसके लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी की अलग अलग रेंज, वेवलेंथ की अलग अलग रेंज, इस तरह मिला के हमको इसकी हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसके लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा, पूरा का पूरा एक लेक्चर जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लगने वाला है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेसिक था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पार्ट 1 है ये। क्या है? पार्ट 1 है ये। जो पार्ट 2 है उसके लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा, ठीक है ना। उसका लेक्चर मैं बनाऊंगा आगे। इसके बाद मैं एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं, है ना। चलो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है तो आप समझिए। ठीक है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें मूव करेगा, ठीक है ना, लगातार इसमें मूव करता रहेगा। अब अपन ने क्या किया कि अपन ने टाइम सेट कर लिया 11 o'clock का। किसका? 11 o'clock का एक टाइम सेट कर लिया कि भाई हमको 11 o'clock में टाइम सेट करा और हमें से 11 o'clock में इस इलेक्ट्रॉन की 2 चीज़ों के बारे में पता करना है। पहली पोजीशन और दूसरा मोमेंटम। किसके बारे में पता करना है? इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम। चलो बढ़िया है। अब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन 11 बजे यहाँ पे आ रहा है, 11 बजे यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसका मोमेंटम पता करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? मोमेंटम, यानी P फाइंड करते हैं। मोमेंटम को P से दर्शाया जाता है, P फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको उसके लिए कि इसने कितना राउंड लिया, है ना, इसका वेट कितना है, ये देखो P = mv। उसके लिए हमको मास और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मास और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये पता करने पड़ेगा। कितने बजे? 11 बजे, ठीक है भाई। अब क्या होता है कि जैसे ही हमने ये पता किया, मान लीजिए हमारे पास P की एक वैल्यू आ गई 10, P की एक वैल्यू आ गई 10, ऐसा फॉर एग्जांपल अपन मानते हैं। अब क्या होता है कि P की एक वैल्यू तो आ गई 10, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब हमने एक चीज पता कर ली, मोमेंटम, जब हम इसकी पोजीशन पता करने गए कितने बजे? 11 बजे। तो जितना टाइम हमने लगाया क्या पता करने में? मोमेंटम पता करने में, उतने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ शिफ्ट हो गया भाई। उतने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गया, ठीक है ना। मतलब टाइम बढ़ गया ना भाई, 11:01 हो गया। मान लीजिए 1 मिनट हमको लग गया क्या पता करने में? मोमेंटम पता करने में। पर इलेक्ट्रॉन तो रुकेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अपना पड़ोसी तो है नहीं कि अपन उसको बोलेंगे तू रुक जा भाई, अपन मोमेंटम निकालते हैं, तू यहीं रुकना, पोजीशन भी निकालूंगा फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट का राउंड लगाता रहता है, लगातार कभी भी नहीं रुकता। वैसे यहाँ होता है कि जब तक अपन मोमेंटम पता किया तब तक क्या हो गया? उसकी पोजीशन बदल गई, ठीक है ना। तो हमने उस समय पे इसकी पोजीशन फाइंड नहीं कर पाई। अब सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं एक बार फिर से। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से आते हैं मैदान में। ठीक, एक बार फिर से आते हैं मैदान में। फिर से वही चीज, यहां पे बेचारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और मूव करता हुआ, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? पहले नंबर पे पोजीशन निकाल लेते हैं और दूसरे नंबर में अपन मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर पे अपन क्या निकाल लेते हैं? पोजीशन निकालते थे, दूसरे नंबर में मोमेंटम निकालेंगे। चलो ये भी ठीक है। हमने फिर वही टाइम सोचा 11 बजे। हमने क्या किया कि पोजीशन निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए? पोजीशन निकालनी चाहिए। हमने इसकी पोजीशन निकाली, न्यूक्लियस से चार्ज वगैरह वैल्यू पुट करके हमने इसकी पोजीशन निकाली। 11 बजे इसकी पोजीशन मान लेते हैं 1 - x थी। क्या थी? 1 - x। लेकिन यहां भी एक दिक्कत आ गई
कि जैसे हमने पोजीशन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पोजीशन निकालते तक मूव कर गया। क्या कर गया? मूव कर गया। ये देखो, हमने इसकी पोजीशन तो निकाल ली, क्या आ गई? 1 - x। पर ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर गया। अब इससे दिक्कत क्या हो गई कि अब हम फिर से मोमेंटम नहीं निकाल पाएंगे। सीधी सिंपल बात। तो इस तरह हाइजेनबर्ग का जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि एक ही टाइम पे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आपने पोजीशन निकाली तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, अगर आपने मोमेंटम निकाला तो पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। अब इसका नाम अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता क्यों पड़ा है, उसका कारण है अगर आपने एक समय पे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल ली है तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी। अगर आपने उसकी मोमेंटम निकाल लिया है तो उसकी पोजीशन पे अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है ना? ये था आज का लेक्चर। आज हमने अपने लेक्चर में कुछ मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया केमिस्ट्री। इससे पहले भी मैंने 2-4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हूं। अगला लेक्चर जब हमारा आएगा तो हम उसमें इसके बाद वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। और बता दें, हमारे यहाँ नीट की रेगुलर क्लासेस चालू हैं, इसके रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप अपनी डिटेल्स और कोर्स का नाम लिख के सेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन के साथ साथ हम अपना डिजिटल कोर्स भी चलाते हैं। हमारा एक खुद का ऐप है, इसका नाम है एग्जाम 247, जिस पे हम अपनी डिजिटल क्लासेस अपलोड करते हैं। आप एकदम फैमिलियर क्लासेस लगेंगे आपको, एकदम डिप्टो कह सकते हो आप, ऑफलाइन जैसी क्लासेस हैं, है ना। यही हमारा ऐप है एग्जाम 247। इस पे हमारे लेक्चर डले रहते हैं। आप जब चाहें, हो सकता है कि भाई आपको अभी समझ में ना आए, तो अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो आप दोबारा जाके हमारे ऐप पे जाके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हमारे यहाँ नीट और पीएनएसटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है ऑफलाइन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने मैसेज और अपना मतलब कोर्स का डिटेल और अपनी डिटेल आप सेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री के बहुत बड़े पार्ट को कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।